पॉज करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। यहीं से देख लें, जो कंपनी लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उस पर क्या लगना है? फोर्थ शेड्यूल एंड IFRS MCQ 3। ऑप्शन नंबर सी, IFRS एंड फोर्थ शेड्यूल। डायग्राम तो मैंने खोली हुई है ना, आप लोगों ने बस यहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। भाई इधर देखो, एक मिनट, नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज ये नहीं है। नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज वो हैं जो पेज 295 पे थी। नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, फिफ्थ शेड्यूल और IFRS। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड इज शोन इन P&L। डिस्ट्रीब्यूटेड, रिसीव्ड इन, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड तो शो होता है इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और अगर रिसीव्ड हो, बांटने वाला, तो अच्छा, ये जो लफ्स आएगा ना, हो पब्लिक यूटिलिटी और सिमिलर कंपनी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज। इससे मुराद हुआ करेगा ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, जिसमें हमने बैंक्स वगैरह या स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स वगैरह या और लोग पढ़े थे, इनको अक्सर कहते हैं पब्लिक यूटिलिटी और सिमिलर कंपनीज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज। तो इससे मुराद पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हुआ करेंगी, PIC। शेल बी क्लासिफाइड, इनको कहा करेंगे, बोलें? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। A public unlisted company, a public unlisted company has a paid up capital of 8 million, capital MSC में बिल्कुल नीचे है, has a paid up capital of 8 million, turnover of 90, वो सेल भी नीचे है, एम्प्लॉयज भी 225। इसको पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी नहीं कहना, जब तक के सवाल बताना दे पब्लिक का इसमें इंटरेस्ट है, इसको फिर इधर क्लासिफाई करना है जी। व्हाट इज दिस? मीडियम साइज्ड कंपनी। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। इन केस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एग्रीगेट BV एक्सीड 5 million, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विच हैज अ बुक वैल्यू हैविंग 5 lakh, कॉस्ट और रिवैल्यूड अमाउंट, बुक वैल्यू, सेल प्राइस, पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, गेन और लॉस, रिलेशनशिप, ये तो सारे होंगे। सारे सारे In fourth and fifth schedule, an executive has been defined as an employee other than chief executive and director whose basic salary exceed a certain amount. What is the amount? 12 लाख। शेयर कैपिटल का अगर सिर्फ नोट बनाना हो, शेयर कैपिटल का, शेयर प्रीमियम और रिजर्व्स का, उसका रिजर्व्स का नहीं, सिर्फ शेयर कैपिटल का नोट बनाना हो, तो कैश वाले शेयर, अदर देन कैश वाले शेयर, बोनस शेयर और ट्रेजरी शेयर्स, ये चारों आने चाहिए। ट्रेजरी शेयर्स हमने न्यूमेरिकल में तो नहीं किए थे, लेकिन आपको थ्योरी क्या तक बताया था। तो फिर डिस्काउंट वाली लाइन तो नीचे लिखी हुई थी ना फिर पैरे में, तो वो पूछ रहे कि इनको डिस्क्लोज करेंगे? यस, इन चारों को तो करेंगे ही ना, फिर ऑप्शन भी नहीं बचती थी ना, 1 2 3 1 1 2 3 ओनली ओनली, तो फिर ऑप्शन ही एक बचती थी। मर्करी इज अ लिस्टेड कंपनी, विच शेड्यूल ऑफ कंपनी लॉ इज एप्लीकेबल? मर्करी इज अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, फोर्थ शेड्यूल। नेपच्यून प्राइवेट इज अ लार्ज, नेपच्यून प्राइवेट इज अ लार्ज, Neptune Private is a large size company.
अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल विच शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर डिस्क्लोजर, ये देखना पड़ेगा, ये वाला जो एरो लगा हुआ है ये वाला, ये विच शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, अभी ये नहीं देखना। ओके MCQ 30, which of the following is not required to be disclosed as separate line on the balance sheet का फेस, बैलेंस शीट के फेस पे सेपरेट लाइन किसकी शो नहीं करनी, पहले ज़रा जाके देख लेते हैं बैलेंस शीट के फेस पे सेपरेट लाइन कंपनी लॉ के मुताबिक किस किस की शो करनी है। पेज 269, सरप्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स अनपेड अनक्लेम्ड कैश एंड बैंक। अच्छा, कंपनी IFRS शायद कहता हो CWIP को अलग डिस्क्लोज करें, ये हमारी बहस नहीं थी, उसने सवाल सिर्फ किसका पूछा था, कंपनी लाइन, कंपनी का, तो कंपनी के केस में तो सिर्फ यही है ना, तो बिल्कुल लकीर का फकीर बन के वो चला है। अच्छा जी, टर्म टेस्ट कहाँ पड़ा हुआ इधर, टर्म टेस्ट, अच्छा जी, इसमें कंसोलिडेशन का सवाल कह रहे थे। हमारा ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 19, इसमें ये एडजस्टमेंट और VII वाली। ऑन यकम अगस्त CL परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 19। ऑन यकम अगस्त CL परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years फॉर 50 million एंड रेंटेड आउट टू SL ऑन यकम नवंबर 2018 for rupees 1 million per month and rent is payable at the end of each quarter. हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 19। ऑन यकम अगस्त 2018 वी बॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगस्त सितंबर अक्टूबर पता नहीं कहाँ इस्तेमाल की, यकम नवंबर को हमने दे दी रेंट पर फॉर 1 million पर मंथ एंड रेंट इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि नवंबर दिसंबर और जनवरी का रेंट यहाँ दिया जाएगा, और चलते चलते इधर भी नवंबर दिसंबर और जनवरी का रेंट यहाँ दिया जाएगा 31 जनवरी को। The property was carried in our books at fair value of 52 million and 44 million. खरीदी कितने की थी, 50 की। हमारी किताबों में कितने की थी, और इधर 54 की थी, 44 की। एंड 31 दिसंबर नो एक्रूवल वॉज बुक्ड बाय द रेंट फॉर द लास्ट 2 months, आखिरी 2 महीने का रेंट 2019 के साल की जो एंट्री करनी थी वो नहीं की। असल में पे यहाँ तक का हुआ है ना, इसलिए आखिरी 2 महीने की एंट्री नहीं की, नवंबर और दिसंबर की। ओके, सो इन दिस केस जो P&L के एंगल से एंट्रीज बनेंगी, पहले हम उन एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक जो है वो एंट्री बनेगी रेक्टिफाइंग, वो एंट्री बनेगी रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम या अदर इनकम क्रेडिट। 1 million पर मंथ रेंट है, और यहाँ नवंबर और दिसंबर, ये N और D मैंने लिखे हैं, 2 महीने का रेंट रिकॉर्ड होगा, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, तो ये एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी। अच्छा, अब जो हमने बैलेंस शीट के एंगल से डिस्कशन की थी वही यहाँ P&L के एंगल से डिस्कशन करते हैं। हमने क्या क्या करना होता है, हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को शिफ्ट करना होता है PPE में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कहाँ शिफ्ट करेंगे, PPE में, ये पहली बात होगी।
वो शिफ्टिंग मैं नहीं कर रहा क्योंकि बैलेंस शीट का सवाल नहीं है। दूसरा हमने करना होता है गेन की रिवर्सल। गेन की रिवर्सल, गेन पिछले साल का 2 है और हमारे साल का लॉस 8 का है। अब उस लॉस की रिवर्सल, ये तो रेक्टिफिकेशन है। अब ये जो एंट्री होने लगी है अगली वाली, ये कंसोलिडेशन एंगल से है। कंसोलिडेशन एंगल से एंट्री होगी लॉस क्रेडिट, लॉस क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, फाइनेंस। वैसे लॉस अदर एक्सपेंसेस में पड़ा होना चाहिए था, अदर एक्सपेंसेस पड़े नहीं, ऑपरेटिंग में ही पड़ा होगा फिर, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही कर देते हैं। आपस का नहीं है ये असल में स्टैंडर्ड ही हम चेंज करने लगे हैं। हम इसको कह रहे हैं कि ये तेरे लिए IAS 16 टाइप चीज है। तो फेयर वैल्यू लॉस को उल्टाएं, लॉस उल्टाएं जी, एडमिन एक्सपेंसेस क्रेडिट। और जल्दी 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 असल में ना वो पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा चुका हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो जा चुका हुआ है, सॉरी पीपी में जा चुका हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, तो बेहतर है कि पीपी कर दें। लेकिन पीपी करें जो मर्जी करें, हमें इससे क्या नुकसान है, हमें तो P&L का सवाल उसने मांगा हुआ है जी। 44 और 52 का डिफरेंस 8। और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते थे, डेप्रिसिएशन एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दीजिएगा, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड पीपी क्रेडिट। व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट हिस्टोरिकल 50। अकामुलेटिव से नहीं चाहिए मुझे, फॉर द ईयर चाहिए सिर्फ। बैलेंस शीट के सवाल में अकामुलेटेड से खेलना है, फॉर द ईयर से खेलना है। और P&L के सवाल में फॉर द ईयर। 50 डिवाइडेड बाय 20 इंटू बस 12/12, क्योंकि हमारे साल तो पूरा इस्तेमाल हुआ। कितना? 2.5। एक और एडजस्टमेंट करनी है P&L के एंगल से, नहीं रिसीवेबल पेएबल वाली बैलेंस शीट में करेंगे। एक और एडजस्टमेंट करनी है, वो ये करनी है कि किसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ अभी तक रेंटल इनकम? CL ने। नो एक्रूवल वाज बुक्ड बाय CL। इसका मतलब है SL ने तो अपनी किताबों में एंट्रीज कर ली हुई हैं। एक एडजस्टमेंट है जो हम करते होते हैं इंटरेस्ट इनकम की, मैनेजमेंट फीस इनकम की, और आपस की रेंटल इनकम और रेंटल एक्सपेंस की। 1 मिलियन ज़रब 12 मिलियन को हमने कैंसल करना है एक के रेंटल इनकम से और एक के एडमिन एक्सपेंसेस से। ये एक मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट है जो करवाई थी कि एक की रेंटल, ये मैंने कहा था P&L के सवाल में क्या करेंगे, बैलेंस शीट के सवाल में उसका रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करेंगे और P&L के सवाल में उसका इनकम्स और एक्सपेंसेस कैंसिल आउट करेंगे। अब वो इंशाल्लाह मैं आराम से कर दूंगा। वो फिगर है -12 अब सबसे पहले जाके रेक्टिफिकेशन करते हैं। हमने रेंटल इनकम रिकॉर्ड नहीं की हुई, उसको जाके रिकॉर्ड करते हैं। रेंटल इनकम जी। रेंटल इनकम कितनी है? रेंटल इनकम 2 से बढ़ाएंगे। अदर इनकम में ये शायद होगी रेंटल इनकम, ये 2 से बढ़ा दी। इसके बाद हमने एडमिन एक्सपेंसेस में लॉस रिवर्स करना है, फेयर वैल्यू लॉस। एडमिन एक्सपेंसेस में जाके -8। इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है 2.5 ये, और उसके बाद हमने 2.5 से डेप्रिसिएशन -12 करना है। ये -12 अब इसमें से कुछ भी एस प्रॉफिट को हिट नहीं करेगा क्योंकि एस की किताबों में हमने कोई एंट्री की नहीं, इसलिए एस की किताबों में कुछ हिट नहीं करेगा। अच्छा, अब किसी ने ये जाते हुए पूछा था कि बैलेंस शीट के एंगल से ये सवाल कैसे होगा। बैलेंस शीट के एंगल से ज़रा करने की कोशिश कर लेते हैं हम। बैलेंस शीट के एंगल से ये तो P&L के एंगल से हो गया, यानी ये सारी एडजस्टमेंट भी होंगी और इसके नीचे एक हम लिख दें -12 वाली एडजस्टमेंट होगी। ये किसके एंगल से हो गया? P&L के एंगल से। अगर बैलेंस शीट के एंगल से आपने करना है तो बैलेंस शीट के एंगल से मुझे बताएं कि अब मैं
ये जो रिवर्सल मारूंगा पीपीई से उसके अंदर शिफ्ट करना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपीई में शिफ्ट करना, ये अगर मैं पिछले साल एडजस्टमेंट मार लूं तो भी मुनासिब हो जाएगा। बैलेंस शीट के एंगल से ना असल में आप अगर एडजस्टमेंट आप मारना चाहेंगे ना तो बेहतर है कि एज ऑन से फिर खेलिएगा। मुझे बताएं आज मेरी किताबों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कितने की आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की आ रही है? 44 की। बैलेंस शीट के एंगल से अगर करना है ना तो फिर इस 44 को पकड़ के जरा देखिएगा, किसी ने जाते हुए पूछे बैलेंस शीट के एंगल से करवा दें। बैलेंस शीट के एंगल से हमने फॉर द ईयर पढ़ा, ये जरा पुराना है, यानी कि 1 साल पुराना है। बैलेंस शीट में पढ़ा कितने पे हुआ है? 44 पे। बैलेंस शीट में अगर ये 44 के ऊपर पड़ा हुआ है तो एक काम करें, अच्छा वो एंट्री आपने करनी है, रिसीवेबल डेबिट सीआरई क्रेडिट 2 रुपए से। ये तो रेक्टिफिकेशन है ना, ये तो रेक्टिफिकेशन है, ये करनी है। बैलेंस शीट के एंगल से आप ये करें कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आज पड़ी कितने पे हुई है? 44 पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कर दें 44 से और पीपी डेबिट कर दें कितने से? 44 से। अभी फिलहाल इसको गलत प्राइस पे शिफ्ट कर दें पीपी में, कोई मसला नहीं, इसको गलत प्राइस पे शिफ्ट कर दें पीपी में। हमने उस क्लास में भी इसी तरह किया था या नहीं? किसी को याद आ रहा हो? ऐसे ही किया था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस में शिफ्ट कर दिया? पीपी में। अब पीपी में गलती से फेयर वैल्यू पे पड़ा हुआ है, पीपी में किस पे चला गया? हालांकि पीपी में किस पे आना चाहिए? कॉस्ट पे। पीपी में किस पे आना चाहिए? वो डेफिनेशन फिर मैं बाद में रिकॉर्ड करूंगा। अब आप ऐसा करें कि इस 44 से इसको लेके जाएं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे 50 पे। अब असल में ओवरऑल लॉस कितना रिकॉर्ड हुआ है एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल कॉस्ट? 6। अब ये जो 6 का लॉस ओवरऑल रिकॉर्ड हुआ है इसको रिवर्स करें, लॉस रिकॉर्ड करने की एंट्री, लॉस रिवर्स करने की एंट्री, लॉस रिवर्स, जल्दी सीआरई, ये पेरेंट ने लॉस रिकॉर्ड किया ना, 6 और पीपी डेबिट। वैसे इतने हाई लेवल पे आके पूछे, चलें बहरहाल 6 डन। अब देखें पीपी 50 पे आ गया, अब पीपी 50 पे आ गया, बस इसको अब हमने डेप्रिशिएट करना है। सो तसल्ली से समझ लिया, अब अगर मसला खुला तो उसको फिर हल करें। हमारी किताबों में ऐसे कितने पे पड़ा हुआ है, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया था ये रेंट फॉर रेंटल नहीं है, ये तो हमने अपने ही जानने वाले को रेंट पे दिया बस। दिस इज आवर प्रॉपर्टी फॉर एडमिन पर्पस। सो इफ इट इज फॉर एडमिन पर्पस, थ्रो अवे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, थ्रो अवे फ्रॉम आईपी क्रेडिट एंड पीपी, बट at PP you have recorded it at fair value, so bring it to cost. अब बता दें ओवरऑल गेन फॉर द ईयर नहीं, एज ऑन गेन या लॉस कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? ये 6 का लॉस किसने रिकॉर्ड किया? 2 का गेन रिकॉर्ड किया होगा और फिर 8 का लॉस रिकॉर्ड किया होगा। 6 का गेन किसने रिकॉर्ड किया है? 6 का लॉस किसने रिकॉर्ड किया है? जब ये पेरेंट ने 6 का लॉस रिकॉर्ड किया तो ये रिकॉर्ड IAS 41 वाला लॉस है, वो हमें नहीं चाहिए, हमने वो स्टैंडर्ड नहीं लगाना। तो वो लॉस उल्टाएं, लॉस उल्टाने के लिए खुशी और पीपी को डेबिट करें। और इस कमाल सोच की वजह से आपका पीपी किस पे आ गया? 50 पे। लेकिन अब उसको आप क्या कर दें? डेप्रीशिएट करने की एंट्री, सीआरई डेबिट पीपी, वो बड़ी भयानक एंट्री होगी, 50 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय, इस तरह कर लें, 50 डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स। ये कितने साल की डेप्शन है? 1 साल की। मुझे चाहिए 2/12, बताएं कितना आ रहा है? 2/12 किसने खरीदा था? 1 अगस्त को। अच्छा डेप्रिशिएट फिर अगस्त से होगा, ये नहीं देखा जाएगा उसने अपने लिए, तो डेप्रिशिएट फिर वो पूरा करेगा ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 5/12 कैलकुलेटर पे देखें कितना आ रहा है? 5/12, 6/12 नहीं, 5/12, 1.4222। अच्छा वैसे मुझे बताएं, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1.5 साल करूं या डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1 साल 5 महीने?
वो नहीं होता था डिस्पोजल में आप निकाल देते, इस दिन खरीदा इस दिन बेचा, बताओ 1 साल 5 महीने कितने, वो समझ आ गया। हाँ, ये 1.5 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर यकम जुलाई लिखा होता तो फिर आप लोगों ने ना अच्छा 1.5 साल समझ आ गया। अब ये 1.5 साल है या 1.5 साल से 1 महीना कम है, तो ये अजीब सा काम करना पड़ेगा। ये आपकी क्या निकल आएगी, डेप्रीसिएशन, व्हाटएवर इट में बी, ये डेप्रिसिएशन है। ये पी एंड बैलेंस शीट के एंगल से डिस्कशन होगी। लेकिन एक आपने काम और करना है, बैलेंस शीट के सवालों में आपने रिसीवेबल क्रिएट कर लिए, तो उधर आपने इनकम एक्सपेंस कैंसिल किया था, यहां आप रिसीवेबल पेबल कैंसिल करेंगे, तो इस रिसीवेबल को क्रेडिट करके और पेबल 2 रुपए का डेबिट होगा। ये थी आपको ये एडजस्टमेंट, 1-2 मिनट इसको भी दे दें नीचे वाली को, लेकिन इस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं थी, स्टूडेंट ने सवाल पूछ लिया था इसलिए जवाब दे दिया। अच्छा मोहतरम, ये अगली एडजस्टमेंट गौर से समझे, ये भी हमने वैसे ही जरा डाली ऐसे तंग करने के लिए। ऑन 1 अगस्त 2019, हमारा साल खत्म होने से 5, अब आई के पास पेपर का सवाल मैं आपको दिखाऊंगा वो कितना इजी आया था, वो 70-80% हो जाता है, ये ऐसे ही हमने तंग करने के लिए डाली है। ऑन 1 अगस्त एसएल इशूड 1 million डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच, द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 16% पर एनम पेबल एनुअली एट एंड ऑफ ईच ईयर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और फिर अगले साल। सीएल कौन है, पेरेंट, एंड टीएल एसोसिएट, ईच परचेज्ड 0.2 million ऑफ दिस डिबेंचर्स। भाई सब्सिडरी और एसोसिएट की कोई ट्रांजैक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इन्होंने जो किया है जैसे किया है अभी इसको आप छोड़ दें। मसला क्या है कि उसने जब डिबेंचर इशू किए तो पेरेंट ने इन डिबेंचर्स को बाय कर लिया। आप बताएं किसने किसको लोन दिया है? उसने जब डिबेंचर इशू किए उसने, एसएल इशूड डिबेंचर्स का मतलब बताएं, एसएल ने लोन लिया, सीएल परचेज डिबेंचर्स का मतलब बताएं। लेकिन सारा नहीं, सिर्फ 0.2 million of these debentures. CL and TL each purchase 0.2 million of these debentures. अब मुझे बताएं, पेरेंट की किताबों में नजर आ रहा होगा इन्वेस्टमेंट इन, इट इज लोन रिसीवेबल फॉर 0.2 million, और सब्सिडरी की किताबों में नजर आ रहा होगा, जल्दी बोलें, सब्सिडरी की किताबों में नजर आ होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी उसकी कितनी है, 1 million डिबेंचर्स की, उसमें से मसला सिर्फ किस में होगा, 0.2 के अंदर। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 18% फॉर ऑल एंटिटीज, डिबेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट बाय एसएल, एसएल ने तो इनको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखा हुआ है, एंड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई बाय, जिन्होंने खरीदा हुआ है उन्होंने इसको किस पे रखा हुआ है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि इनकी अगर मैं कैरिंग अमाउंट्स निकालूं तो क्या वो मुझे कैंसल आउट करने की ज़रूरत है, या इनकी कैरिंग अमाउंट्स जो है वो बैलेंस शीट में कैंसिल होनी है? बता देना। लोन की कैरिंग अमाउंट, एक कह रहा है लोन पेएबल है, दूसरा कह रहा है लोन रिसीवेबल है, ये पेएबल रिसीवेबल कहाँ कैंसिल होने, बैलेंस शीट में कैंसिल होना है ना। तो अगर बैलेंस शीट में कैंसिल होना है तो इसको मुझे फिर कैंसिल करने की जरूरत है या कैंसिल करने की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि मैं बैलेंस शीट मांग नहीं रहा, मैं क्या बना रहा हूं, सिर्फ P&L। ओके, अब बैलेंस शीट के एंगल से तो हमारी डिस्कशन खत्म होगी कि बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना। अच्छा, अब मुझे बताएं इसने लोन लिया कितना था, लिया 1 million, लोन लिया सब्सिडरी ने लोन लिया कितना था, भाई इसको उठाओ, इसने लोन लिया कितना था, 1 million, उसमें से मेरे से कितना लोन लिया था, पेरेंट से 0.2 million, 0.2 into 1, 10। नो व्हाट इज दिस, जो लोन पेरेंट ने हमें दिया और हमने उससे लिया, उसको हमने कितना इंटरेस्ट इफेक्टिवली अपनी किताबों में रिकॉर्ड, P&L में कौन सा इंटरेस्ट जाता है, ये वाला इंटरेस्ट जाता है या ये वाला इंटरेस्ट जाता है? तो इसकी तो कहानी ही अगले साल है। इफेक्टिव रेट 4, ये 1 साल का है या ये सिर्फ 2-4 महीने का है?
1 साल का है। अब मुझे बता दें, मैं बीइंग अ सब्सिडरी अपने P&L में कितना इंटरेस्ट डाला होगा। मैंने बीइंग अ सब्सिडरी अपने P&L में कितना इंटरेस्ट डाला होगा। 4 इंटू, ओके, हम इधर आए नीचे फुट नोट में, हमने किया 4 इंटू 5/12। 4 इंटू 5/12 ये आपस का इंटरेस्ट है कि नहीं? आपस का है। तो कितने जवाब आया बोले? 4 इंटू 5/12 1.7। इसको हम फाइनेंस कॉस्ट में से क्या कर दें? माइनस। अच्छा, अब आप एक सवाल पूछेंगे बड़ा जेन्युइन सा, सर लोन लेने वाले ने 1 मिलियन लिया और आप इधर कह रहे हैं कि 0.2 मिलियन लोन लिया, किस वजह से मैंने यहां 0.2 लिखे? 1 करता तो फिर एक और काम भी करना पड़ना था, 1 करना तो फिर एक और काम भी करना पड़ना था। मतलब ये मुझे करना पड़ना था कि ये 4 मिलियन किसके ऊपर लोन, 4 से फिर बहुत ज्यादा आती फिगर, वो ज्यादा फिगर 1 मिलियन वालों का लोन है, तो मुझे बताओ 0.2 मिलियन वालों का यानी इंटरेस्ट है, तो 0.2 वालों का कितना इंटरेस्ट है, वो फिर और ज्यादा स्यापा करना पड़ता। तो मुझे बताएं आपस का लोन कितना लिया है मैंने, 1 मिलियन या 0.2? आई एग्री कि आईकेप इस लेवल पे तंग नहीं करेगा, हमने वैसे ही तंग किया। तो उसने डिवेंचर कितने इशू किए? 10 लाख। उसमें से मैंने कितने परचेज किए? अच्छा, अब वैसे तो ये हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस वाले के एंगल से, इंटरेस्ट इनकम वाले के एंगल से भी तो डिस्कशन होनी चाहिए ना, क्योंकि उसने भी अपनी किताबों से क्या कैंसिल करनी है? इंटरेस्ट इनकम। वो बनाएगा, मैं अमोर्टाइज कॉस्ट कर रहा हूं बीइंग अ सब्सिडरी, मैं अमोर्टाइज कॉस्ट, लेकिन वो एफईटी, लेकिन भाई एफईटी ओसीआई में भी तो ये 4 कॉलम पहले बनते होते हैं। जो जो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी के एंगल से, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी के, जो फाइनेंशियल एसेट इसको कह रहा होगा इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, उसने भी तो ये 4 कॉलम बनाए होंगे, कूपन और बैलेंस। और मेरे ख्याल से उसने इन्वेस्टमेंट शो की होंगी 0.2 इंटू परचेज प्राइस, उसने भी 22 पे शो की होंगी, क्योंकि एफईटी ओसीआई के अंदर भी शुरू कहां से करते हैं? नहीं, शुरू कहां से करते हैं? पर चेज प्राइस। और अमोर्टाइज कॉस्ट में इशू माइनस ट्रांजैक्शन, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी नहीं, इसने इशू प्राइस से शुरू किया, इसने पर। अच्छा, आप सोली इसके एंगल से बनाएं, सोली इसके एंगल से बनाएं, इसने कितना उधार दिया है? 0.2 इंटू 110, और इसका भी इफेक्टिव 4, दोनों का इफेक्टिव रेट वही 18% उसने बताया हुआ, इसका भी इफेक्टिव कितना आ गया? 4। अब ये भी 4 के ऊपर जब 4/12 लगाएगा, तो इसने अपनी किताबों में इसको किसके तौर पे डाला होगा? इनकम के तौर पे। इसने अपनी किताबों में इसको किसके तौर पे डाला होगा? इनकम के तौर पे। डन। अच्छा, अब जहां तक ताल्लुक है बैलेंस शीट का, वो हमने इसमें नहीं बनाई, सिर्फ हमने P&L बनाया। इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस आपस के कैंसिल हो गए। एक छोटा सा काम और करना है, इसने आपके जहनों में एक चीज आ सकती है कि सीएल ने ईयर एंड पर एक फेयर वैल्यू गेन कैलकुलेट किया होगा फॉर द पर्पस ऑफ ओसीआई। उसके लिए आप ऊपर आए, गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स ऑफ एसएल ओसीआई इज इक्वल टू 4 मिलियन। सवाल में उसने ईयर एंड की फेयर वैल्यूज नहीं दी थी। अब मैं फेयर वैल्यूज निकाल के उसको कंपेयर करके कैलकुलेशन परफॉर्म, इसलिए ओसीआई का गेन इसको भी आ रहा है और इसको भी। एसोसिएट को मैंने कहा हुआ अपने हाल पे छोड़ दिया करें, इसकी टेंशन ना लिया करें। अब पेरेंट का बताएं आपस का गेन कितना आया? 4। किसको लोन देके? तो इसलिए इस 4 को हमने ऑल टुगेदर शो ही नहीं किया था, या अगर आप लोगों ने शो करना है तो शो करके इसको कैंसिल कर देना चाहिए था, क्योंकि ये ओसीआई का गेन है,
इसको यहां अगर आप डालते 4 तो -4 भी कर देते तो बात वहीं पे हो जानी थी, लेकिन छोड़ें, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट जिसमें गलती से डल गई आपको करवा दी, इसकी टेंशन ना लें। जी जी, ये वाला, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला। चलो भाई जाओ खत्म करो, रिकॉर्डिंग ऑफ करें। एक मिनट, फिर इसमें आपने 1 मिनट, अब रिसीवेबल कैंसिल करना है एंड पे 2 का, और आपस का पेएबल कैंसिल करना है 2 का, और P&L में इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस कैंसिल, रेंटल इनकम और रेंटल एक्सपेंस कैंसिल होगा।